नेक्स्ट टॉपिक लिखना, डाइलेक्ट्रिक्स। एनर्जी की बातें हो गई थी और वर्क डन बाय बैटरी, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ये सब हो चुका था। उसी में अगला टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम तो सुना था ना, हल्का सा बस बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तुम्हें याद हो तो, कि अगर मीडियम चेंज करते हो तो नेट फोर्स डिक्रीज हो जाता है, 1/k का फैक्टर होता है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, ठीक ना। उसी को यहाँ पे डिटेल में देखना है। डाई इलेक्ट्रिक्स, पहली बात तो ध्यान रखना, डाई इलेक्ट्रिक्स ये बताओ कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर? इंसुलेटर होते हैं, लिखना, डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब इसमें भागने के लिए कोई फ्री चार्ज नहीं है। जो इंसुलेटर होते हैं ना, चार्ज तो उसमें भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, कुछ भी हो, चार्ज तो यहाँ भी है, डस्टर में भी है, लेकिन ये कंडक्टर नहीं है, यानी इसमें फ्री चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन भागने के लिए फ्री नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है ना, डाइपोल के फॉर्म में होता है, ये बात पता है ना। ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, मतलब जितना इसमें प्लस है उतना ही इसमें माइनस है। तो जो चार्ज होता है ना ऐसे ऑब्जेक्ट में, प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन में होता है, और उसको बोलते हैं डाइपोल। तो इंसुलेटर को समझने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो हमने एक इस तरीके की एक बॉडी ले लिया और ये इंसुलेटर ले लिया, ये इंसुलेटर है, क्यूबिकल शेप में ले लिया, चार्ज यहाँ भी है, तो चार्ज अगर है तो डाइपोल के फॉर्म में होगा। अभी हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, मतलब इस केस में जो एक्सटर्नल फील्ड है ना उसकी वैल्यू 0 है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लोगे ना तो ये 0 है, कोई फील्ड है ही नहीं। जब कोई फील्ड नहीं है तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, पहली बात तो डाइपोल के फॉर्म में होगा, और उसका ओरिएंटेशन रैंडम होगा, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज तो है ही यहाँ पे, लेकिन वो जो चार्ज होगा उसका जो ओरिएंटेशन होगा रैंडम होगा, किसी भी डायरेक्शन में होगा, कैसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। इस तरीके का हर जगह माइनस प्लस ऐसे बना देते हैं, ऐसे माइनस प्लस, और पूरी बॉडी का नेट चार्ज क्या हो गया, 0। अब इसके बाद मान लो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, डाइलेक्ट्रिक है, चार्ज भागने के लिए फ्री है नहीं, जो भी चार्ज है डाइपोल के फॉर्म में है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, यहीं पे नेक्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल ले लिया, ये मान लो कुछ ई नॉट है, ई नॉट ले लिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, चार्ज है इसमें, तो जितने भी चार्ज है, नेट चार्ज भले 0 है लेकिन प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन तो है ही, और अगर यहाँ पे प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है ना, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्लस और माइनस है दोनों पे फोर्स लगेगा। वैसे भी डाइपोल है, डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका नेट फोर्स क्या होता है, 0, लेकिन नेट टॉर्क लग सकता है, उसी के केस में है ऑसिलेशन भी होता है, ठीक है। तो जितने भी डाइपोल होंगे सभी भी डाइपोल पे फोर्स लगना शुरू होगा, फोर्स तो नेट फोर्स 0 ही आएगा, लेकिन नेट टॉर्क तो आ सकता है। और वो जो टॉर्क होता है ना, जितने भी डाइपोल होते हैं सबके डाइपोल मोमेंट वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। याद करो इलेक्ट्रॉन बताया था डाइपोल में, कि जो डाइपोल होता है उस पर टॉर्क लगने का रीजन ही यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खुद की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ सके, और डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। जैसे यही वाला चार्ज है,
तो इस वाले चार्ज पे अगर देखोगे तो ये चार्ज कुछ ऐसा है, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस ले लिया, ये डायपोल है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ई के अपोजिट लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ई की डायरेक्शन में लगेगा। चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो तब होगा क्या, फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो आ गया। लेकिन ये डाइपोल लगा पे टॉर्क लगा और इसको ऐसे घुमा देगा, समझ पा रहे हो ना, ऐसे घुमा देगा, क्योंकि माइनस इधर है प्लस ऐसे है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर माइनस से प्लस होगा नीचे की तरफ। फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन में ऐसे लाना चाहेगा तो टॉर्क लगा के ऐसे घुमा देगा, समझ पा रहे हो ना। और जितने भी यहाँ पे डाइपोल हैं सबके साथ यही होगा। अगर जैसे ये वाला डाइपोल है, ये वाला किसी एंगल पे है, एंगल पे होने का मतलब इधर माइनस इधर प्लस है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे आ गया। इसको भी फाइनली घुमा के फील्ड के डायरेक्शन में ला देगा, जितने भी होंगे सबको। जैसे ये वाला है, माइनस इधर था प्लस इधर था, इस पे टॉर्क लगा के ऐसे ला देगा। फाइनली सारे डाइपोल मोमेंट्स वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में ला देगा। तो जब सभी अलाइन हो जाएंगे, सभी डाइपोल जितने भी डाइपोल हैं सबकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में हो गई, उसके बाद का जो डायग्राम होगा ना, वो फाइनल में ड्रॉ कर रहा हूं, एक अप्रॉक्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऐसा बनेगा, इस तरीके का आएगा। मैं दूर दूर बना दे रहा हूँ, बाकी चार्ज बिल्कुल पास पास होंगे, ध्यान रखना। माइनस प्लस ऐसे, यहाँ पे माइनस प्लस होगा, यहाँ बीच में बिल्कुल भी खाली जगह नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक ना। हर जगह ऐसे होगा, हर जगह इस तरीके का। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन सर के सुन लेना, उसके बाद तो सवाल पे आएंगे। यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, और एक दूसरे के बगल में हर जगह चार्ज है, कहीं भी जगह खाली नहीं होगी। माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन हर जगह होगा, माइनस प्लस यहाँ भी ऐसे, हर जगह माइनस प्लस ऐसे होगा, इस तरीके का माइनस प्लस। यहाँ भी माइनस प्लस, सारे डाइपोल का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में आ गया ऐसे। डायग्राम बना लो फटाफट, सभी लोग डायग्राम बनाओ। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, एक अप्रॉक्स डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। बीच में कहीं भी जो खाली जगह दिख रही है ना, ध्यान रखना, कहीं भी खाली जगह नहीं होगी, हर जगह माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन होगा। अब अगर इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो ना, जो ये वाला डायग्राम दूसरा वाला बनाया है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद सारे डाइपोल का अलाइनमेंट हो गया। अब यहाँ पे जरा देखना यार, ये वाला जो प्लस है ना, माइनस के बिल्कुल पास में है, ये सेपरेशन इतना नहीं होगा, वो दिखेगा भी नहीं तुम्हें, इसकी सेपरेशन है। ये वाला प्लस माइनस को कैंसिल कर दिया, ये वाला प्लस इस माइनस को, ये वाला प्लस इस माइनस को, ये वाला प्लस इस माइनस को, यानी ये दोनों जो प्लस माइनस है ना, हर जगह एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। उसी तरीके से यहाँ वाला प्लस इस माइनस को, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको कैंसिल कर दिया, तो ये वाली लेयर भी कैंसिल। आगे वाली लेयर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कैंसिल।
यहाँ के आगे वाली लेयर प्लस माइनस सब कैंसिल हो गई, तो जितनी भी लेयर हैं बीच वाली सब एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ध्यान से देखो तो सबसे किनारे एक लेयर बचेगी, कौन सी लेयर? माइनस की। तो सबसे जो किनारे वाली ये लेयर है ना, एक नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बच जाएगी सबसे किनारे, क्योंकि इसको न्यूट्रल करने वाला कोई नहीं है। और उसी तरीके से सबसे लास्ट में एक लेयर बचेगी प्लस वाले की, तो ये सबसे लास्ट वाली लेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर आ जाएगी, क्योंकि इसको भी न्यूट्रल करने वाला कोई यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, फाइनली सब कुछ तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन अगर फाइनल सिचुएशन में अगर डायग्राम बनाओ तो सारे चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक नेगेटिव चार्ज की लेयर आ गई और राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर आ गई। ये जो चार्ज आता है ना, इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं बाउंडेड चार्ज। बाउंडेड चार्ज बोला जाता है कि दोनों एंड पे बाउंडेड चार्ज आ गया। बाउंडेड है क्योंकि भागने के लिए भी फ्री नहीं है, ध्यान रखना, भागने के लिए फ्री नहीं है, बाउंडेड है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। और ये भी है कि ये डाइपोल यहाँ से भाग के यहाँ नहीं जा सकता, ये डाइपोल यहाँ से भाग के यहाँ नहीं जा सकता, अपनी जगह पे घूम जाएगा। सारे के सारे डाइपोल अपनी अपनी जगह पे घूम के अलाइन होंगे, कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि भागने के लिए फ्री है ही नहीं, इंसुलेटर है। अब देखना यार, सारे प्लस माइनस तो गए, एक माइनस यहाँ पे आ गया, एक प्लस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड तो ई नॉट पहले से है, वो तो हर जगह है, इसके अंदर भी है बाहर भी है। लेकिन जैसे ही तुमने फील्ड अप्लाई किया ना, प्लस और माइनस की एक लेयर आ गई, तो ये चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। पहले तो एक कहीं चार्ज था ही नहीं, नेट जीरो था, लेकिन फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये जो बाउंडेड चार्ज आया है ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, प्लस टू माइनस। ये बाउंडेड चार्ज की वजह से फील्ड आई है, इसको नाम दे दिया ईबी। पहले सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट थी, अब अलाइनमेंट की वजह से यहाँ पे डाइपोल आया, ये चार्ज आया, सॉरी चार्ज आया, इसकी वजह से फील्ड आई, अब टू फील्ड आ गई। अब अगर तुमसे कोई पूछे इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड बताओ, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस करेंगे या माइनस, तो जब दोनों वेक्टर का समेशन करोगे तो जो नेट फील्ड आएगी ना इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, नेट फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट माइनस ईबी। ऑब्वियस सी बात है, ई नॉट की वजह से भी आया है, ईबी कभी इसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, कभी डोमिनेट नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा किसी स्पेशल केस में उससे बराबर हो सकता है या कम ही रहेगा, इन जनरल कम रहेगा। अब ये कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, दोनों का रिजल्टेंट आएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी डायरेक्शन बना दिया, ये नेट फील्ड आ गई। इस नेट फील्ड की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे आ गया नेट फील्ड, ये हो जाएगा बच्चे ई नॉट माइनस ईबी, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड आ गई। इतना तो देख के समझ में आता ही है कि जो नेट फील्ड है ना, दिस इज लेस देन ई नॉट, इन दिस केस ई नॉट के बराबर से कम ही होगी, किसी स्पेशल केस में इसके बराबर हो सकती है, और रेयर केस आएगा, मेटल का केस आता है, ठीक है ना, उस केस में जीरो ही होता है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, तो नेट फील्ड जीरो आ जाती है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ क्या, चेक करो जरा, कुछ गड़बड़ बोला हूँ क्या। ई नॉट जो नेट फील्ड है ई नॉट से कम आएगी, ये तो सही है ना, ये इक्वल साइन नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ईबी आएगा ही, कंफर्म है कम ही होगा, इक्वल साइन नहीं आएगा, ठीक है ना, उस केस में तो ये वाला ईबी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो नेट फील्ड आ गई कि नॉट से कम हो गई, अब क्या करो, एक टर्म डिफाइन किया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जो नेट फील्ड आई है ना, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट थी, इस एक्सटर्नल फील्ड को नेट फील्ड से डिवाइड कर देना, एक्सटर्नल फील्ड को हमने नेट फील्ड से डिवाइड कर दिया, ये जो रेशियो आता है इस रेशियो का नाम रखा गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जैसे फील्ड लगाओगे अंदर की नेट फील्ड कम हो गई नॉट से, कम होने के बाद जो नेट फील्ड आई, एक्सटर्नल फील्ड को नेट फील्ड से डिवाइड कर देना, जो ये रेशियो आता है इस रेशियो का नाम रखा गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ये कहलाएगा बच्चे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस मटेरियल या ऑफ दिस डाई इलेक्ट्रिक मीडिया। समझ में आई बात? ये डेफिनेशन है, नोट करो इसको। यहां से अगर नेट फील्ड निकालना चाहो तो के को लेफ्ट में लेके चले जाना, तो जो नेट फील्ड की वैल्यू आएगी ना, ये आ जाएगी ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के। और स्पेशली इस फॉर्म में जरूर याद रखना, ये तो याद रखना है, इस फॉर्म में इसका यूज काफी आएगा। जो नेट फील्ड आएगी वो होगी ई नॉट बाई के। अच्छा एक चीज ये देखना, ई नॉट की वैल्यू ई नेट से ज्यादा है, तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू कम है। ठीक है ना, नीचे वाली वैल्यू कम है, तो उस केस में जो के होगा कंफर्म एक से ज्यादा आएगा। ठीक, यहाँ पे जो के है ना, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, रेयर केस में मेटल के लिए 1 आ जाती है। लिखते हैं ना, के इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1, के इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1। के की वैल्यू इन जनरल एक से ज्यादा ही होगी। स्पेशल केस में सॉरी मेटल के लिए 1 नहीं होती, मेटल के लिए इनफाइनाइट आ जाती है क्योंकि फील्ड जीरो होती है। ये बताओ मेटल के लिए नेट फील्ड क्या होगी? जीरो, याद है ना? मेटल के अंदर नेट फील्ड क्या होती है? जीरो। तो एक्सटर्नल फील्ड तो है ही कुछ ना कुछ, एक इनफाइनाइट होता है मेटल के लिए, तो ई नॉट को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। और एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे लिख लेना। एक मिनट रुक जा बेटा, ने बीच में एक जगह कुछ गड़बड़ मैंने बोल दिया था, दोबारा बोलो, मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर बताओ क्या बोला था। ठीक है, ई नॉट हमेशा ई नेट से बड़ा होगा, ये भी बोला था। एक केस में इक्वल हो सकता है, जिस रेयर केस में जब एयर हो। डाइलेक्ट्रिक को हटा दो, के की वैल्यू 1 कर दो। भाई यहाँ तक तो समझ आ गया ना? वो गड़बड़ से निकल गया था, तो मैंने भी बोला था कि अगर एयर की बात करोगे तो एयर के केस में कहीं, एक मिनट दोबारा देखने दो, अगर देखो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तब तो नेट ई नॉट से कम ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एयर कर दो, एयर कर दो, तो एयर कर दोगे तो फिर तो डाइलेक्ट्रिक हट ही गया, तो जो ई नॉट है वही वहां पे नेट फील्ड है। तो एयर के केस में के की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उस केस में ई नॉट ई के ई नेट ई नॉट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो लिख लेना आगे, क्लियर है ना? लिख लेना। देखो यहाँ से ई नेट इक्वल टू ई नॉट बाई के आएगा, के ग्रेटर आर इक्वल देन 1 होगा। लिख लो यहाँ पे फॉर मेटल या कंडक्टर, लिख लेना फॉर मेटल या कंडक्टर, फॉर मेटल या कंडक्टर। जो के होगा ना, ये होगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट ले लेते हैं, बहुत लार्ज होता है। और नीचे लिख लेना फॉर फ्री स्पेस या एयर, फॉर फ्री स्पेस या ऑब्लिक करके लिख लेना एयर। जो के होता है ना 1 के बराबर होता है, एयर के केस में ही ऐसा होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। और जब एयर कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक हट गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। तो ध्यान रखना, एयर के लिए के की वैल्यू 1 होगी, कंडक्टर के लिए के इनफाइनाइट होगा। यहीं से देखो ना यार, के को इनफाइनाइट करोगे तो फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। और एयर कर दोगे तो ई नेट ई नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो डाइलेक्ट्रिक का बेसिक था। अब अगर डाइलेक्ट्रिक को, बस इतना याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होती है ना, एक्सटर्नल फील्ड का 1/k टाइम्स होती है। एक्सटर्नल फील्ड मालूम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम है, के से डिवाइड कर दो, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाई के। अब लिखना, अगर इसी डाइलेक्ट्रिक को अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखोगे तो क्या होगा वो देखना है। हेडिंग के फॉर्म में लिख लेना, डाइलेक्ट्रिक
dielectric inside a parallel plate capacitor. Dielectric inside a parallel plate capacitor. Dielectric inside a parallel plate capacitor. हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लो, एक कैपेसिटर ले लिया, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन दे रखा है डी है, प्लेट एरिया ले लिया ए है, और कैपेसिटर का जो चार्ज है ना ये ले लिया प्लस माइनस क्यू है। तो अगर दोनों प्लेट के बीच में पहले मान लो एयर थी, तो दोनों प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लेते हो ना, ई नॉट का फॉर्मूला याद है क्या, बोलो यार, के इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जो फील्ड होती है ना वो हो जाएगी के इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो कैपेसिटेंस होगा इसका नाम अगर सी नॉट देती होती हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। ये तो एयर के केस में हो गया, बीच में कोई मीडियम नहीं है, मतलब मान लो एयर है। अब हमने क्या किया कि दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ला दो। हमने इनफाइनाइट लार्ज प्लेट्स रखी हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में एक मीडियम ला दिया, और ये मीडियम डाइलेक्ट्रिक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो मान लेना के है। एक मीडियम ला दिया तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया के है। जब ये मीडियम नहीं था, चार्ज कभी भी सेम होगा, यहाँ पे होगा प्लस क्यू, यहाँ पे होगा माइनस क्यू। डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो प्लस से माइनस की तरफ फील्ड है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की लेयर आएगी, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर आएगी। यहाँ का चार्ज बाउंडेड चार्ज कहलाता है, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस क्यू भी होगा, और यहाँ पे होगा प्लस क्यू भी। नेट फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। अगर तुमसे कोई बोले कि यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तभी बताया था बिना डाइलेक्ट्रिक के ही नॉट है, और जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही आ गया, तो नेट फील्ड की वैल्यू ई नॉट बाई के। डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो फील्ड डिक्रीज होगी, और इस फील्ड की जो वैल्यू होगी ना ये हो जाएगी बच्चे ई नॉट बाई के। ये तो नेट फील्ड आ गई। ई नॉट की वैल्यू चाहो तो पुट कर देना, के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा के इंटू क्यू बाई, कुछ गड़बड़ लिखा है यार, ये के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है। सब गड़बड़ हो रहा है। छुट्टी कर देना, तुम तो यही चाहोगे। चलो इधर देखो, आज रिवीजन कर लें। नहीं कोई रिवीजन नहीं होगा, देखो अभी सही हो जाएगा। चलो ये बताओ, ई नॉट की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, टी नॉट को के से डिवाइड कर देना, तो जो नेट फील्ड है ना इसकी वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाई के। ई नॉट की वैल्यू यहां से पुट कर देना, ई नॉट की वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे के है तो यहाँ पे आ जाएगा के, और जो के इंटू एप्सिलॉन नॉट है इसको कहीं कहीं लोग बोल देते हैं एप्सिलॉन, तो कहलाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू ए। बस समझ में आ गई। यहाँ से जो एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी के इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर एप्सिलॉन लिखोगे ना तो एप्सिलॉन हो गया बच्चे के इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को जरा लेफ्ट में लाना, तो एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में लाओगे तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाएगा के। तो वहां भी तो यही आया था, याद है ना भाई, क्या आएगा। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। नोट कर लेना इसको, पॉइंट वाइज करके लिख लेना, इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लेना।
चेक कर लो, समझ तो आ गया है ना क्या हुआ है यहाँ पे, उसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। कैपेसिटर था, बीच में एयर थी, फील्ड थी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सी नॉट था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये जब एयर था तो ऐसा था, जब बीच के मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख दिया तो नेट फील्ड ई नॉट बाई के आ गई। ई नॉट को के से डिवाइड कर दिया, के एप्सिलॉन नॉट को नाम दे दिया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया के। इतना जरूर याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक जब रखोगे ना तो फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगी, ई नॉट बाई के होगी। यहाँ पे नीचे लिख लेना एप्सिलॉन नॉट के बारे में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन का नाम लिख लेना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन लिख लेना, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसमें दूसरा पॉइंट जरा देखना, देखो इतना तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगी, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है। तो उसको समझने के लिए क्या करो, फिर से सेकेंड पॉइंट करके अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है डी है। बीच में हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को लाके रख दिया। जब डाइलेक्ट्रिक लाके रखोगे, इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो दे रखा है के है, यहाँ पे मीडियम आ गया। ध्यान रखना पूरे प्लेट के बीच में सारा का सारा स्पेस कवर्ड है इस मीडियम से, कहीं जगह खाली नहीं है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये मान लो के हो गया। हमको पता है कि इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो चुकी है ई नॉट बाई के, ये नेट फील्ड आ गई। यहाँ तक सही है ना, चेक कर लेना यार, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, ई का बेसिक फार्मूला हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स। फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इसको लिख सकते हो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। प्लस माइनस से मतलब है नहीं, इसका मॉड ले लो। दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी है, और दोनों भी प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू ई नॉट बाई के है, तो ई की जगह पुट कर देना बच्चे ई नॉट बाई के। दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वी हो गया, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखोगे, डी, तो वी बाई डी आ गया। अब जरा यहाँ पी नॉट की वैल्यू पुट कर देना, ई नॉट की वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। जब यहाँ पे ई नॉट पुट करोगे ना, ये हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए 1/k टाइम्स, इक्वल टू हो जाएगा वी बाई डी। यहाँ से क्या करना, जरा वी को लेफ्ट में लाना और इस वाले टर्म को राइट में ले जाना। तो अगर वी को लेफ्ट में लाओगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू बाई वी, क्यू यहाँ पे था, वी को लेफ्ट में लाए तो क्यू बाई वी आ गया। इस वाले टर्म को राइट में ले जाओ, जब इस टर्म को राइट में ले जाओगे ना तो हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चेक करना यार सही है ना, के एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया नीचे डी आ गया। ये बताओ क्यू बाई वी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटेंस सी हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद क्यू बाई वी कहलाएगा सी। यहाँ पे जरा के को छोड़ देना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है, सी नॉट। कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक जब एयर था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू सी नॉट है, जब दोनों प्लेट के बीच में एयर थी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी सी इक्वल टू के इंटू सी नॉट। याद रखने का तरीका, अगर दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मीडियम आ गया तो फील्ड 1/k टाइम्स होगी, लेकिन कैपेसिटेंस कितने टाइम्स होगा, के टाइम्स। ये बताओ कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, ये एक से ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा, नोट कर लेना।
और लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि जहां जहां एप्सिलॉन नॉट दिखे ना, एप्सिलॉन नॉट के बगल में के लगा देना बस, या एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख देना उस मीडियम का, अपने आप आ जाएगा। जहां जहां एप्सिलॉन नॉट दिखे उसके साथ में के लगा दो। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे था तो के लगा दिया है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर था तो के लगा दिया है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। डेरिवेशन जरूरी है, कहाँ से सब चीजें आई हैं, लेकिन याद रखने का तरीका है, जहां एप्सिलॉन नॉट दिखे फार्मूले में बगल में के लगा दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद नया फार्मूला आ जाएगा। याद रखना कैपेसिटेंस के टाइम्स होगा और फील्ड 1/k टाइम्स। इसमें यार अगला पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट हैं, रिजल्ट की तरह याद रखना इनको। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया, देखो यार फिर से कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज था प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज ले लिया माइनस क्यू, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया के है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ का चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ का चार्ज है माइनस क्यू। अब अगर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट तुम्हें देखना हो तो दो तरीका है, या तो के से काम कर लो, ठीक है ना, के से काम कर लिया, फील्ड को 1/k टाइम्स कर दिया, कैपेसिटेंस को के टाइम्स कर दिया, या ये जो के है ना, ये आया किसकी वजह से है, बाउंडेड चार्ज की वजह से, उसी का तो असर था कि ये सब चेंज हुआ है। अगर बाउंडेड चार्ज नहीं होता तो हम के को डिफाइन नहीं करते, कुछ चेंज होता ही नहीं। तो जो कुछ भी चेंजेज आए हैं सब बाउंडेड चार्ज की वजह से आया है। तो या तो ओरिजिनल बाउंडेड चार्ज का इफेक्ट देख लो जिसकी वजह से के आया, या के का इफेक्ट देख लो, बात तो एक ही है। के का इफेक्ट देखोगे तो बाउंडेड चार्ज की बात नहीं करेंगे, और अगर बाउंडेड चार्ज का इफेक्ट ओरिजिनल इफेक्ट देखोगे तो उस केस में हमें के से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अब तक हमने क्या किया, के हिसाब से सोच लिया। अब लाओ जरा बाउंडेड चार्ज का इफेक्ट देखते हैं, तो उस समय के को भूल जाना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाउंडेड चार्ज आ गया, ये आएगा बच्चे माइनस क्यू बी, कन्फर्म है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि फील्ड इधर है। यहाँ पे आ गया प्लस क्यू बी, यहाँ पे ले लिया माइनस क्यू बी। और अगर क्यू बी का इफेक्ट देखोगे ना तो के को भूल जाओ, दोनों में से किसी एक को ही देखना है। तो अब जरा देखना, ये स्पेस जो दिख रहा है ना वो होगा नहीं, एक्चुअल में वो जीरो है। ऐसा तुम्हें दिखेगा कि ये दोनों चार्ज एक ही लाइन पे हैं, ये जो दोनों चार्ज है ना, क्योंकि ये चार्ज पता ऊपर नहीं है, ये चार्ज सामने वाली प्लेट सरफेस पे, समझ पा रहे हो ना, प्लस के सामने वाले सरफेस पे है, और ये डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज भी इसी लेयर पे है, उसी लेयर पे है। तो क्या करो, इन दोनों को मिला के एक सिंगल चार्ज मान लो, दोनों की पोजीशन एक ही है। तो मैथमेटिकली मान सकते हो ये जो कैपेसिटर है ना, उसकी जो लेफ्ट वाली प्लेट है, इसका अब नेट चार्ज हो गया Q माइनस क्यू बी, और जितना यहाँ पे प्लस होगा उतना ही यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ का चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू बी। तो अब अगर के का इफेक्ट नहीं लेना है, सिर्फ चार्ज का इफेक्ट लेना है ना, तो तुम इस कैपेसिटर को मैथमेटिकली बोल सकते हो कि बीच के मीडियम को हटाओ, कि जो लेफ्ट वाली प्लेट है उसका जो इफेक्टिव चार्ज होगा ये होगा बच्चे Q माइनस क्यू बी, और जितना इस पे प्लस होगा उतना ही इस पे माइनस होगा। तो मैथमेटिकली मान सकते हो कि एक कैपेसिटर है, उसका चार्ज Q माइनस क्यू बी है, और अगर इसका चार्ज Q माइनस क्यू बी है तो फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। इस चार्ज के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, ये होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये फील्ड होती है। ये बताओ इस बार कैपेसिटर का चार्ज Q होगा या Q माइनस क्यू बी, Q माइनस क्यू बी होगा। तो Q की जगह पुट कर देना Q माइनस क्यू बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो अगर QB का इफेक्ट देखोगे तो फील्ड की वैल्यू आएगी Q माइनस क्यू बी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और अगर K का इफेक्ट देखोगे
तो इसी फील्ड की वैल्यू हमने लिखा था Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। चेक करो यार, सही है ना? अगर के का इफेक्ट देखा था तो फील्ड की वैल्यू आई थी 1/k टाइम सी नॉट बाई के, तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। क्यूबी का इफेक्ट देखा तो फील्ड की वैल्यू आ गई इसके हिसाब से Q माइनस क्यूबी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। दोनों में किसी का इफेक्ट देखो, रिजल्ट तो सेम आना चाहिए। अब जरा दोनों को इक्वेट करना, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए गया, यहाँ पे बचेगा Q माइनस क्यू बी, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो बचेगा Q बाई के। यहाँ से क्यूबी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको अगर लेफ्ट में ले जाओ ना तो Q माइनस क्यू बाई के इक्वल टू क्यू बी। यहाँ से बाउंडेड चार्ज की वैल्यू आ गई कि Q को कॉमन ले लेना, तो क्यू बी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1/k। नोट कर लेना इसे। यहाँ से बाउंडेड चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। Q और D को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर जगह डाइपोल की बात थोड़े हो रही है बेटा, ठीक है ना? हर जगह डाइपोल की बात नहीं करते, ठीक? और यहाँ पे जो टोटल चार्ज Q एक जगह का नहीं है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना? तो यहाँ पे डाइपोल से मतलब नहीं है। देखो अब तक फाइनली जो इतना सब समझने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन है, फील्ड ई नॉट बाई के हो जाएगी, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, और बाउंडेड चार्ज की वैल्यू आएगी कैपेसिटर का चार्ज Q इंटू 1 माइनस 1/k। अब ये तो बेसिक था, सब सीख लिया। अब इसके बाद अलग अलग सिचुएशन में सवाल पूछे जाते हैं, है तो सवाल ही लेकिन हेडिंग के फॉर्म में लिख लेना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कोई भी मटेरियल देख लो, किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है ना? यहाँ भी इसको ही बोल सकते, हालांकि ये तो वुडन है, ज्यादा ही नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है ना? कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना? जैसे कोई भी मटेरियल तुम्हें दिख रहा हो, आयरन का भी बोल सकते हो, हालांकि वो तो कंडक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता है, आयरन में भी हो सकता है, कोई भी मेटल, गोल्ड वगैरह, सिल्वर, सब में हो सकता है, ठीक है ना? इसमें लिखना नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए नेचर, ठीक? कंडक्टर नहीं होना चाहिए। नॉन कंडक्टर सारे मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होगी। मेटल की बात नहीं हो रही है बेटा, वहां भी हो जाएगा, जो भी मटेरियल है कोई भी ले लो, कोई भी, हर जगह होगा। क्या? दोबारा बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वहां वो तो इंड्यूस चार्ज हो गया ना, कंघी में जो चार्ज आता हो तो इंड्यूस चार्ज हो गया, वहां डाइलेक्ट्रिक की बात खड़े हो रही है। हेडिंग लिखना, याद रखना सीधा सा, कोई भी नॉन कंडक्टर है उसको डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो, उस सब में ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? हेडिंग लिखना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसको समझने के लिए क्या करो, क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक ना? यहाँ पे मान लो कैपेसिटर ले लिया, और इसका जो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट ले लिया, दूसरी प्लेट ले लिया यहाँ पे,
समझना है तो सेपरेशन ज्यादा बना रखा हूं, अदरवाइज ये बहुत स्मॉल है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे ऐसे ले लिया, इस तरीके से यहाँ पे, यहां से यहां तक। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये K1 है। थिकनेस ले लेना इसकी T1 है। इसके बगल में एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, डायग्राम बना लेना साथ में। इसके बगल में एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और इसकी जो थिकनेस है ना वो T2 है। थिकनेस ले लिया T2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। और यहाँ पे एक तीसरा मीडियम है, ये तीसरा डाइलेक्ट्रिक ले लिया। सबको एक दूसरे के बगल में ले लिया, ठीक है ना, अगल बगल में। ये होता है एक दूसरे के अगल बगल में कनेक्ट करोगे तो सीरीज होगा या पैरेलल, सीरीज होगा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लेना K3 है। और यहाँ पे दोनों प्लेट ले ली ऐसी, और इसकी जो थिकनेस है ना ये दे रखा है T3 है। प्लेट एरिया A है, सबकी एरिया जो है सेम है। सबकी जो एरिया है ना सेम है, मतलब जितनी भी प्लेट्स है ना, डाइलेक्ट्रिक की भी एरिया सेम, वही एरिया प्लेट की एरिया के बराबर होगी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सिस्टम। फाइंड equivalent capacitance of the given system. Find equivalent capacitance of the given system. ट्राई करके देखो जरा, सीरीज तुम्हें दिख ही रहा है, सीरीज मान के सॉल्व करेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चेक करो, सबको सीरीज मानो और आंसर निकालो। सीरीज तो दिख भी रहा है, एक दूसरे के अगल बगल कनेक्ट कर दिया। आंसर आया क्या? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, जरा देखना। इसमें क्या करेंगे ना, इसको एक अलग कैपेसिटर ले लेना, इसको एक अलग ले लेना, और इसको एक अलग ले लेना। तीन कैपेसिटर हो जाएंगे और तीनों सीरीज में है। यहाँ पे अलग से समझने के लिए ऐसे डायग्राम बना लिया, ये पहला हो गया। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पे K1 है, और इसकी थिकनेस T1 है। यहाँ से यहाँ तक ये जो थिकनेस है ना ये T1 है। कैपेसिटेंस मान लो C1 है। इसके बगल में दूसरा है, अगल बगल में कनेक्टेड है तो तार से जोड़ दो, बात तो एक ही है। इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ले लिया बच्चे K2 है, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन T2। कैपेसिटेंस ले लो C2 है। इसके बगल में तीसरा कनेक्ट कर देना, इसको आपस में ये दोनों कनेक्टेड होंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तार से जोड़ दिया। और यहाँ पे तीसरा प्लेट आ गया, तीसरा कैपेसिटर आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया K3, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन T3, कैपेसिटेंस ले लिया C3 है। तीनों को लिख लेना, अब तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे सीरीज का फार्मूला लिख लेना, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब C1 C2 C3 की वैल्यू पुट कर दो। जब यहाँ C1 C2 और C3 की वैल्यू पुट करोगे ना, 1/C इक्वल टू अभी बताया था K टाइम्स होगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा K की जगह आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या है A, हर जगह एरिया सेम होगी, और दोनों के बीच का सेपरेशन D का काम कौन करेगा? T1। चेक करो यार, समझ में आया? तो अपॉन D की जगह लिख लेना T1। उसी तरीके से अगर दूसरे का कैपेसिटेंस लिखोगे ना, ये हो जाएगा 1/C2। C2 में यहाँ पे आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। D की जगह क्या आ जाएगा? T2।
तो डी की जगह T2 रख देना, यहाँ पे आएगा प्लस C3 की वैल्यू पुट कर देना, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की जगह आएगा T3। चेक कर लेना यार, सही है यहाँ तक? बस आगे तो कैलकुलेशन है, आगे सॉल्व कर लेना। यहाँ से आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू T1 T2 T3 ऊपर चले गए, यहाँ पे हो जाएगा T1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे आएगा T2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे आ जाएगा T3 अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट A। एप्सिलॉन नॉट A भी कॉमन हो जाएगा, इसको बाहर करो, यहीं पे बाहर कर दूं क्या? इसको यहीं से हटाया और यहाँ से इसको किनारे कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये 1/C इक्विवेलेंट आ गया। अब इसका उल्टा कर देना, जब इसका उल्टा करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये हो जाएगा T1 बाई K1 प्लस हो जाएगा T2 बाई K2 प्लस हो जाएगा T3 बाई K3। सवाल भी था, फार्मूला भी है, इसको याद रखना। यहाँ पे सवाल तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इसको फार्मूले की तरह याद भी रखना होता है, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, ठीक ना? नोट कर लेना। अच्छा, कितने लोगों का सही था? डायरेक्ट इसका यूज करके सवाल भी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखना इसी में। यहाँ पे कैपेसिटर है, जो दोनों प्लेट्स है ना, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दे रखा है D है, यहाँ पे D ले लिया, एरिया दे रखा है A है, ये दे रखा है प्लेट एरिया। यहाँ पे बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है, और इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है ना, ये दे रखा है T है, बस यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक है, और इसकी थिकनेस T है, और डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है ना मीडियम का, वो K है, और ये दोनों प्लेट्स हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या मानोगे? एयर है। इसके बारे में पता नहीं कि इक्वल है या डिफरेंट, उसके बारे में पता नहीं है। इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। आंसर निकालो इसको। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों प्लेट्स हैं, प्लेट के बीच का सेपरेशन D है, बीच में कहीं भी एक प्लेट रख दिया, प्लेट की थिकनेस T है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? T की वैल्यू D से कम है, ध्यान रखना, जो T है ना D से कम है। हिंट चाहिए? नहीं चाहिए ना? ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये हिंट है, यूज करो आ जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे मीडियम ना लिखा हो ना तो एयर मान के चलेंगे। चेक करो यार, आ गया आंसर। देखो इसको क्या करो ना, कि यहाँ पे 3 लेयर थी, इसको भी 3 लेयर में कन्वर्ट कर दो ना,
यहाँ पे क्या करना, जो पहला वाला डाइलेक्ट्रिक है यहाँ से यहाँ तक मान लेना, और ये लेंथ मान लो x है, और यहाँ पे के 1 ले लेना क्योंकि एयर है। यहाँ पे एक अलग से मान लो। अब ये बताना, अगर ये d ये t और x है, कितना बचेगा, d माइनस टी माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पे k क्या होगा, 1 होगा। तो k1 की वैल्यू 1, k2 की वैल्यू k, k3 की वैल्यू 1 आ गई, t1 की वैल्यू x है, t2 की वैल्यू t है, और t3 की वैल्यू है d माइनस टी माइनस एक्स है। चेक कर लेना यार, समझ में आ गया। तो बस यहाँ पे फार्मूला पुट कर दो, C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E अपॉन, ये T1 है, ये K1 है, तो T1 बाई K1, तो T1 का मतलब x है, K1 का मतलब 1 आ गया, तो x बाई 1 आ गया। यहाँ पे प्लस करेंगे, ये T2 है, ये K2 है, तो T2 का काम करेगा T, K2 का काम करेगा K, तो T2 बाई K2 आ गया, प्लस ये T3 का काम करेगा, तो यह d माइनस टी माइनस एक्स अपॉन K3 की वैल्यू 1 है, तो बाई 1 कर देना। चेक कर लेना यार, सही है ना। देखो ये x है, ये माइनस एक्स है गया, x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आएगा ना, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, यहाँ पे d माइनस टी प्लस टी बाई के। चेक कर लो यार, ये आएगा d माइनस टी प्लस टी बाई के आएगा, x से x गया तो d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फाइनल आंसर है। कितने बच्चों का सही था। कहीं भी रख दो, सही है, उससे भी कर सकते हो बेटा, सही है, वो भी सही है। अगला सवाल लिखना जरा, नेक्स्ट केस में फिर से कैपेसिटर ले लिया, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ना वो डी है, सेपरेशन डी ले लिया। बीच में क्या किया, यहाँ पे मेटल की प्लेट ले लिया, मेटल का स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक की जगह ये ला दिया, मेटल स्लैब है, और इसकी थिकनेस जो है ना वो टी है, यहाँ पे टी, और ये मेटल है। थोड़ा मुश्किल है, बोलो यार, आंसर आ गया क्या। अच्छा, होगा तो सेम ही, के की जगह क्या रखोगे, इन्फिनिटी, के की जगह इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये बताओ, यहाँ पे के को इनफाइनाइट रख देना, तो डी माइनस टी आएगा, सही है ना। कोई कंफ्यूजन है, लिख लेना इसको, क्योंकि है तो सिमिलर। यहाँ पे के था, यहाँ पे के की जगह इनफाइनाइट रख देना, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म नोट कर लेना इसे। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के की जगह इनफाइनाइट होगा, तो जीरो हो गया। तो आंसर आ जाएगा बच्चे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, नोट कर लेना इसे। आगे लिखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फिर से क्वेश्चन के फॉर्म में ही करना है, इसमें अलग से कोई फार्मूला नहीं याद रखना, सीरीज वाले में ये वाला स्टैंडर्ड है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स ले लिया, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन दे रखा है डी है, ये सेपरेशन डी है, दोनों प्लेट के बीच में इस बार ऐसे मीडियम रखा है, आधी प्लेट में ऐसे, पहला मीडियम, पहला डाइलेक्ट्रिक, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये दे रखा है K1 है, और रिमेनिंग जो हाफ वाली बची हुई आधी एरिया है, इसमें दूसरा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है,
और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये दे रखा है K2 है, ये K2 ले लिया। ये दोनों प्लेट्स हैं, एरिया टोटल एरिया ए है, आधी एरिया A/2, यहाँ पे A/2, ए है टोटल एरिया, यहाँ पे आधी एरिया A/2, आधी में ये है, आधी में ये है। यहाँ पे सरफेस एरिया A/2 आधा ले लेना, और यहाँ पे A/2 है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बोलो यार, आगे आंसर। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो समझने का, हालांकि समझ में आ रहा है, C1+C2 कर देना, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि देखो, एक कैपेसिटर ये बनाएगा, दूसरा वाला ये बनाएगा, और जो इसकी लेफ्ट प्लेट है ना, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम है, और ये जो राइट वाली प्लेट है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम है, एक ही कंडक्टर की प्लेट है। तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम, ये पॉइंट बी लोगे ना तो भी बी आएगा, और अगर इसको ए लोगे ना तो भी ए आएगा। तो ऊपर वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी, नीचे वाले के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी होगा, तो दोनों पैरेलल में आ गए। समझने का तरीका ये होता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि इस तार को, ये जो प्लेट है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। हमने क्या किया, जो आधी प्लेट थी इसको अलग किया, नीचे वाली आधी प्लेट को अलग किया, और दोनों सेम पोटेंशियल पे थे, सेम पोटेंशियल पे रखने के लिए दोनों को एक तार से जोड़ दिया, ठीक है ना? इस आधी प्लेट को अलग किया, इसको अलग किया, दोनों को सेम पोटेंशियल पे रखना था तो एक तार से जोड़ दिया, और ये वाला एंड यहाँ पे ले लिया ए, ये ए हो गया। सेम तरीके से इस प्लेट को बीच में से काट दो, दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो आधी प्लेट इसके सामने चली गई, आधी प्लेट इसके सामने चली गई, तो ये पूरा सेम पोटेंशियल पे है, तो दोनों को एक तार से जोड़ दो, और ये कनेक्टेड है पॉइंट बी से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बी पे। चेक करो यार, सही है ना? यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो यहाँ पे ले लेना K1, और यहाँ पे ले लिया K2, दोनों पैरेलल में आ गए। इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1+C2 कर देना, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1+C2, पैरेलल है। ये बताना इसका कैपेसिटेंस C1 क्या होगा? बोलो यार, K की जगह क्या आएगा? K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, A की जगह A/2, एरिया आधी है तो A/2 अपॉन, ये सेपरेशन बोलो D है, सेपरेशन क्या है? D है, प्लस यहाँ C2 कर देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया A/2 है, आधी है, बाई सेपरेशन तो सेम है, D है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। कितने बच्चों का सही था? ठीक है, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करो ना, जो कॉमन टर्म है उसको बाहर करना, एप्सिलॉन नॉट A/2D, इसको बाहर करो जरा, इसकी जो वैल्यू होगी ना C इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा K1 प्लस K2/2 को किनारे कर देना, यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फाइनल आंसर आएगा, K1 प्लस K2/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। और पता है, कहीं कहीं जो K1 प्लस K2/2 है ना, इसको K इक्विवेलेंट बोलते हैं। K इक्विवेलेंट भी मैथमेटिकली पूछा जाता है कि K इक्विवेलेंट बताओ, तो K इक्विवेलेंट का मतलब K1 प्लस K2/2 होगा। K इक्विवेलेंट का क्या मतलब वो समझ लेना, जैसे दो डाइलेक्ट्रिक थे K1 और K2, दोनों को मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, इसकी वैल्यू आ गई K1 प्लस K2/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। मैथमेटिकली अगर कोई तुमसे पूछता है कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ फॉर दिस गिवन सिस्टम,
इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि दोनों डाइलेक्ट्रिक को यहाँ से हटा दो, दो हैं तो दोनों को हटाओ, तीन होंगे तो तीनों को हटाओ, जितने भी हैं सबको बीच में से हटाओ। तो दोनों को वहां से हटाना और दोनों की जगह एक सिंगल डाई इलेक्ट्रिक लाना दोनों प्लेट्स के बीच में। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि दोनों डाइलेक्ट्रिक को हटाया, दोनों की जगह एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक लाया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लें, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लें कि अकेले इसका जो कैपेसिटेंस है ना इस ओरिजिनल सिस्टम के कैपेसिटेंस से इक्वल हो जाए। समझ पा रहे हो ना? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लें कि अकेले इसका कैपेसिटेंस ओरिजिनल सिस्टम के कैपेसिटेंस के बराबर हो जाए। तो अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखोगे ना सी इक्विवेलेंट, तो सेपरेशन तो डी है, एरिया ए है, तो ये हो जाएगा के की जगह आएगा के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ में आ रहा है ना? तो इसको इससे कंपेयर कर लेना, तो के इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा k1 प्लस k2 बाई 2। तो लिख लेना यहाँ पे जो के इक्विवेलेंट होगा ना ये हो जाएगा k1 प्लस k2 बाई 2, ये आंसर होगा। हर जगह ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती, जहां पॉसिबल होता है वहीं पूछता है, ठीक ना? सीरीज में सब नहीं पूछता, और मिक्स करके देगा, जहां पॉसिबिलिटी होगी बेटा वहीं पूछा जाएगा, हर जगह नहीं। वहां भी पूछ सकता है, T1 T2 T3 को सेम दे देगा, D/2 3D/3 D/3 करके वहां भी पूछा जा सकता है, सिचुएशन बनाई जा सकती है, उसमें भी पूछ लेगा, प्रोसेस सेम यूज करेगा। ये समझ आ गया ना? एक सवाल और लिखना जरा। इस बार यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट प्लेट है, यहाँ पे सेकेंड प्लेट ले लिया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक तो ऐसे है आधी एरिया में, यहाँ पे ऐसे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, K1 ले लिया, ठीक ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। यहाँ पे एक दूसरा दे रखा है, ये यहाँ पे ऐसे है, ये आधे में ऐसे, ये दे रखा है K2 है, और इसके बगल में एक तीसरा ले लेना, तीसरे वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, यहाँ पे ले लिया K3, ये K3 हो गया। ये जो डिस्टेंस है ना ये D/2 है, ये D/2 ले लिया, एक बार समझ लिया फिर सवाल इसके आसान होते हैं। यहाँ पे ले लिया D/2, और जो प्लेट्स है ना ये पहली प्लेट है, ये वाला एंड, यहाँ पे ये वाला एंड, ऊपर की एरिया A/2, नीचे वाली एरिया A/2। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दो तीन सवाल एक साथ देता हूँ, एक साथ सॉल्व करना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे फिर से ये कैपेसिटर की प्लेट्स ले लिया, एक एंड यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे ले लिया, एक प्लेट यहाँ पे, बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, आधी प्लेट में ये ऐसे, यहाँ पे K1, इसके बगल में दूसरा डाइलेक्ट्रिक, ये है K2, ये K2 ले लिया, यहाँ पे तीसरा ले लेना, ये है K3, यहाँ पे K3, और यहाँ पे चौथा डाइलेक्ट्रिक है, ये है K4, इसका नाम है K4। ये सेपरेशन D/2, यहाँ पे D/2, यहाँ पे ले लेना D/2। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ की एरिया आधी A/2, यहाँ की आधी एरिया ले लेना A/2।
दोनों केस में के इक्विवेलेंट भी निकाल लेना, हालांकि सी इक्विवेलेंट आ जाएगा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। के इक्विवेलेंट बोलो यार, आंसर आ गया क्या? अच्छा बस इतना बता दो, ये दोनों किसमें हैं और ये आपस में हैं। बस आ गया आंसर, बस यही समझना था। आयु की बात सबको समझ में आ गई होगी, फिर तो आंसर भी सही होगा। इसको ले लेना, ऊपर है C1 और इसके पैरेलल में ये दोनों सीरीज हैं। ये दोनों K2 है तो इसका नाम दे दिया C2, इसका नाम दे दिया C3, और यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड हैं। यहाँ पे K1 है, ये ले लिया K2, यहाँ पे ले लिया K3। ये बताना, ये दोनों सीरीज में है तो प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देना। समझ पा रहे हो ना? तो इतना प्लस इतना होगा, और इन दोनों का इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बाय सम कर देना। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा ना, सी इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे लिखोगे तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहली बात यहाँ पे C1 है प्लस, ये प्रोडक्ट बाय सम कर देना, ये हो जाएगा बच्चे C2 C3 बाई C2 प्लस C3। आगे तो कैलकुलेशन है, बेसिक प्रोसेस सही है। C1 की वैल्यू रखो जरा, यहाँ पे K1 है तो ये हो जाएगा बच्चे K1 एप्सिलॉन नॉट, इसकी एरिया बोलो A/2, आधा है तो एरिया हो जाएगी A/2 अपॉन, यहाँ पे सेपरेशन बोलना, टोटल सेपरेशन D है, समझ पा रहे हो ना? तो अपॉन D होगा, आगे होगा प्लस C2 लिखोगे तो K2 आएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी एरिया कितनी है A/2, यहाँ भी तो A/2 है ना, ये हो जाएगी बच्चे एरिया A/2 अपॉन, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है D/2, तो नीचे आएगा D/2। चेक कर लेना यार, सही है ना? ये C2 हो गया इंटू C3, यहीं पे लिखो, तो C3 की वैल्यू यहां से लिखेंगे K3 आएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी एरिया आधी है तो A/2 अपॉन, सेपरेशन यहाँ भी क्या है D/2, तो नीचे आ जाएगा D/2, तो C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 कर दो, दोनों को ऐड कर देना। तो ये C2 है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2 प्लस ये वाला C3 था तो प्लस C3 कर देना, तो K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। यहां तक लिखने में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, फिर तो आगे कैलकुलेशन है, आगे सॉल्व कर लेना। देखना यार, ये A/2 को नीचे भेजो तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D प्लस, यहाँ पे जरा देखो, यहीं काटते पीटते हैं, ठीक है। देखो एप्सिलॉन नॉट A/2, एप्सिलॉन नॉट A/2, एप्सिलॉन नॉट A/2 गया, ये प्रोडक्ट है तो एक को छोड़ दिया, ये D/2 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 गया, समझ पा रहे हो ना? प्लस में है, चेक कर लेना यार कैलकुलेशन, ठीक है। तो बचा क्या ऊपर, K2 बचा, K3 बचा, इस 2 से ये 2 गया, यहाँ पे K2 K3, तो चेक करना यार, K2 इंटू K3 बचा इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। नीचे जरा चेक करना, यहाँ पे K2 प्लस K3, समझ पा रहे हो ना? तो अपॉन हो जाएगा बच्चे K2 प्लस K3, ये K2 प्लस K3 आएगा, कैलकुलेशन देख लेना। यहां से जरा ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D किनारे करो, यहाँ पे आ जाएगा K1/2 प्लस यहाँ पे आएगा बच्चे K2 इंटू K3 बाई K2 प्लस K3 इंटू, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फाइनल आंसर होगा। कितने बच्चों का सही था? कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
कहाँ पे? यहाँ पे नीचे 2D है क्या? नहीं यार, एक मिनट रुक जाओ, सही है या गड़बड़ है? ठीक है, एक मिनट, हाँ बता बेटा बोल। एक मिनट रुक जा, कहाँ पे? यहाँ पे। ये बता, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऐसे है, ठीक है ना? तो ये कितनी एरिया है? ये तो आधे में है ना, एरिया A/2 होगा। भाई यहाँ से यहाँ तक एरिया अगर A/2 है तो ये वाली एरिया कितनी होगी? ये वाली एरिया है बेटा, प्लेट ऐसे है, ऐसे है, ये वाली एरिया है और ये वाला सेपरेशन है, A/2 आएगा, ठीक ना? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे के इक्विवेलेंट बता पाओगे क्या? यही तो है, एप्सिलॉन नॉट A/D को किनारे कर दो, जो ये बचेगा ये तो के इक्विवेलेंट कहलाएगा। समझ में आई बात? तो साइड में के इक्विवेलेंट भी लिख लेना, के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1/2 प्लस K2 इंटू K3/K2 प्लस K3। आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन करना है। अब चेक करो इसका आ जाएगा क्या? अब ये बताना, ये दोनों किस में है? ये दोनों, और आपस में पैरेलल। तो बस सॉल्व कर लेना इसको, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, तो यहाँ पे कर लेना। अच्छा ये वाला चेंज सही है क्या? सेम है, K3 K4 है, तो ये वाला सेम है, बस चेंज क्या होगा, ये C1 चेंज हो जाएगा। अच्छा वो भी सेम है, सेम ही आएगा, समझ पा रहे हो ना? तो जैसा ये आएगा वैसा ही आएगा। तो ये K1 K2, तो यहाँ पे K2 K3 की जगह K3 K4 कर दो, इसी में चेंज कर दूं। तो यहाँ पे देख लो यार, फिर यहाँ पे अब एक बार डायग्राम बना दो, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, यहाँ पे C4, ऐसे ये सही है, C1 C2 C3 और C4। अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट लिखोगे, एक स्टेप लिख देता हूँ, ये हो जाएगा बच्चे C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस ये हो जाएगा C3 C4 अपॉन हो जाएगा C3 प्लस C4। C3 C4 बाई C3 प्लस C4 यहाँ पे निकाल चुके हो, अब ऐसा ही यहाँ भी आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना? तो जो आया था फाइनल, इसको डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? यहाँ से ये वाला आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे बस ये है कि 2 की जगह 3, K2 K3 की जगह K3 K4 कर देना, ठीक है ना? K3 K4, इसकी जो वैल्यू होगी ना चेक कर लेना, और यहाँ पे C1 C2 की जगह K1 K2 आ जाएगा, जहाँ पे ये K2 K3 था वहां पे K3 K4 कर देना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 K2। चेक कर लेना यार, सही है? मुझे पूरा लिखना तो नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा बच्चे K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस यहाँ पे K3 K4 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा K3 इंटू K4 बाई K3 प्लस K4 इंटू हो जाएगा, ये तो लिख लिया होगा ना पहले वाला, ठीक है? इसको हटा देना, इंटू हो जाएगा बच्चे एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन कर लो, तो यहाँ पे जब कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू प्लस यहाँ पे K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4 इंटू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। अच्छा यही तो के इक्विवेलेंट कहलाएगा। कितने बच्चों का ये सही था? ठीक है, अब निकालो जरा। अच्छा कुछ सवाल एक तो होमवर्क में दे देता हूँ, अटेम्प्ट करके लाना। क्या बेटा? बनाने के लिए तो कुछ भी बन जाए, बनाना होमवर्क है, आंसर निकालना और मुझे भी बता देना, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, ठीक है? एक दो सवाल देख, बनाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फिजिकल सिचुएशन दी जाती है जो तुम सॉल्व करके निकाल सको, ठीक है ना?
सवाल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जो सॉल्व कर सको। एक सवाल लिखना यार जरा। यहाँ कैपेसिटर की दो प्लेट हैं ऐसे, ये प्लेट्स ऐसे हैं, ठीक ना, इस तरीके से ऐसे, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना वो डी है, डी ले लिया। और प्लेट की जो ये वाली एरिया है ना वो दे रखा है ए है, ए इज प्लेट एरिया। बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है ना वो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल है। यहां से एक्स डिस्टेंस पे अगर जाओगे तो एक्स डिस्टेंस पे जाने पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना के की वैल्यू दे रखा है के नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स। के इक्वल टू दे रखा है के नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स। फाइंड फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। प्लेट के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, ये वेरिएबल है, इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे जाओगे ना तो के की वैल्यू के नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स है। यहाँ नीचे लिख लेना वेयर के नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, के नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, के नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नहीं, होमवर्क है, घर से अटेम्प्ट करके लाना। एक सवाल और है, प्लेट्स फिर से सेम है, प्लेट ऐसे हैं, ठीक ना, अभी भी सिमिलर है। दोनों प्लेट के बीच का यहाँ पे जो एरिया है ना इसको लिख लेना ए क्रॉस ए की प्लेट है। ए क्रॉस ए समझते हो ना, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए है, ए क्रॉस ए की है, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। यहाँ पे जो प्लेट हैं, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ना वो डी है। प्लेट की जो एरिया है फिर से स्क्वायर प्लेट है, ए क्रॉस ए की है, लेंथ ए, विड्थ भी ए। इस वाले जो के है ना, इस वाले केस में के यहां से वेरी कर रहा था, इस वाले केस में दे रखा है कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाने पे दोनों प्लेट के बीच में हर जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। यहां से अगर एक्स डिस्टेंस पे जाओगे ना तो यहाँ पे के की वैल्यू है के नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स, वेरिएशन सिमिलर है, के इक्वल टू के नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स, where k naught and alpha are positive constant, where k naught and alpha are positive constant, k naught and alpha are positive constant. Find equivalent capacitance, find equivalent capacitance, find equivalent capacitance। ठीक है, ये दोनों अटेम्प्ट करके लाना। होमवर्क में क्या दिया था, रेस से, ठीक है, निकालो रेस। एडवांस अटेम्प्ट किया, आसान लगा होगा, ठीक है ना, इतना डिस्कशन हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, ज्यादा डाउट नहीं होगा, निकालो फिर देखते हैं ना। निकालो जरा, सीट निकालो। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक ना, एक बार कर लिया प्रैक्टिस तो आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन है और पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करना है। जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। देख बेटा, 1 में क्या है ना,
वन में दे रखा है तीन बल्ब, तीन बल्ब दे रखे हैं, एक 100 वाट का, दूसरा 40 का, तीसरा 60 का। वही वाला सवाल है ना, कोई और है? एक बच्चे की भी कर लेता हूँ, वही होगा। जब वही है तो इसमें उनकी अलग अलग पावर दे रखी है। पहले की पावर 100 है, दूसरे की शायद 60 है, तीसरे की 40 है। हाँ ठीक है। देखो, रेटेड वोल्टेज सबका सेम होगा, रेटेड पावर गिवन है, ठीक ना। तो जो पावर होती है ना, पावर होती है वी स्क्वायर बाई आर। तो आर इक्वल टू निकालोगे तो आएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो जब 100 वाले का जब रेजिस्टेंस लिखोगे तो वी तो सेम है, तो वी स्क्वायर बाई पी 100, तो इसकी पावर 100 हो जाएगी। 60 वाले का रेजिस्टेंस लिखोगे आर 60, तो वी तो सेम है, तो वी स्क्वायर सेम है, उसकी पावर हो जाएगी 60। तीसरा वाला 40 हो में आर 40, तो उसकी पावर लिखोगे तो वी स्क्वायर बाई 40। अब ध्यान से देखो, तो 1/r पूछा है, इसको उल्टा कर दो। 1/r 100 की वैल्यू होगी, इसको उल्टा करो तो 100 ऊपर भागेगा और वी स्क्वायर नीचे आएगा। यहाँ पे 1/r 60 चाहिए तो उल्टा कर देंगे। यहाँ से 1/r जो 60 होगा ना, तो 60 ऊपर गया, वी स्क्वायर नीचे आया। इसको उल्टा कर दो तो 1/r 40 इक्वल टू 40 ऊपर भागा, वी स्क्वायर नीचे आया। तीनों को कंपेयर कर लो। जब तीनों को कंपेयर करोगे ना, तो ये सबसे ज्यादा, ये 1/r 100 ऊपर 100, तो सबसे ज्यादा। डिनोमिनेटर तो सबका सेम है। उसके बाद 60, उसके बाद 40, ये वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जो ऑर्डर होगा 1/r 100 ग्रेटर देन 1/r 60 ग्रेटर देन 1/r 40, ये आंसर है। फिर सवाल आता है कि सर ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ दे, कंफ्यूजन होगा इस सवाल का मेन। एक्चुअल में क्या दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इक्वेशन लिखोगे तो तुम्हारी बात सही है। अगर रूम टेम्परेचर पे लिखोगे तो सारा डेटा रूम टेम्परेचर का है, तो 1/r 60 प्लस 1/r 40, आर ये इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ तो सारा डेटा चेंज हो जाएगा, तो उस केस में वो रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ, ये वैल्यू चेंज हो गई। भाई रूम टेम्परेचर पे 1/r 100 की वैल्यू 1/r 60 प्लस 1/r 40 थी। ये इक्वेशन सही है, लेकिन सिर्फ रूम टेम्परेचर पे है। बेटा देखो, हमें क्या है, पहली बात तो सिंगल करेक्ट आंसर देना है, ठीक है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना पड़ेगा। तो ये हमेशा वैलिड नहीं होगा इक्वेशन, ये इक्वेशन सिर्फ रूम टेम्परेचर पे वैलिड होगा। रूम टेम्परेचर पे ये डेटा गिवन है, और ये भी लिखा हुआ है सवाल में कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यानी टेम्परेचर के वेरिएशन को भी हमें कंसीडर करना है, नहीं कंसीडर करना होता तो लिखता ही नहीं, ठीक है। जब उसने लिख दिया पहले, तो टेम्परेचर के वेरिएशन को कंसीडर करके आंसर देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो हो गया होगा ना। रूम टेम्परेचर पे सही है, थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज हुआ तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगे, तो ये इक्वल नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये इनइक्वलिटी तो होल्ड करेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो 100 से मान लो 90 हो गया, 90 भी नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है पॉइंट में, क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 के रेंज का होता है। तो टेम्परेचर चेंज किया तो मान लो 98 हो गया, ये इंक्रीज करता है तो 101 हो गया, या 62 हो गया, या 41 हो गया। एक दो चेंज करने से इस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर चेंज करने के बाद भी ये वाला रिलेशन सेम रहेगा, लेकिन ये वाला रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है क्या? देख बेटा, इसमें क्या है, सी और डी में ये है कि देखो, जो अमीटर बनाओगे उसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, तो जो छोटा वाला रेजिस्टेंस है उसको अमीटर के साथ कनेक्ट करना, और जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है उसको वोल्ट मीटर के साथ। बस ये कंसेप्ट यूज करके आंसर देना था। यहाँ पे जो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक रेजिस्टेंस होता है अपने पास में, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है जिसको यूज करके टेस्टिंग करना हो तो आरटी है। यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ये वेरिएबल वोल्टेज की है, ये कनेक्शन तो होगा ही। अब हमें करंट मेजर करने के लिए अमीटर चाहिए, अमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे कहीं भी लगा दो अमीटर, यहाँ पे अमीटर आ गया। अमीटर कैसे बनेगा? गैल्वेनोमीटर से।
तो अमीटर बनाने का तरीका होता है, मैं अमीटर को चेंज करके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लेना और इसके सॉरी पैरेलल में लगाते हो ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस आर होता है, तो ये पूरा अमीटर बन गया। और हमें पता है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, तो जो छोटा वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पे आएगा। कौन सा छोटा वाला है? R2। तो R2 स्मॉलर है तो यहाँ पे R2 लगा दो। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगता है, तो पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगता है। तब यहाँ पे वोल्टमीटर को हटाओ, वोल्टमीटर बनाने का तरीका, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो और इसके बगल में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो, और वोल्ट ये पूरा वोल्टमीटर का काम करेगा। ये पूरा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है तो यहाँ वाला रेजिस्टेंस ज्यादा रख लेना, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। 3 कौन सा है? इसमें रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। देख, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया कर दो ना। देख यहाँ पे प्लेट दे रखा है, ऐसी है, ये इस तरीके का है। करंट का फ्लो, रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल, यानी करंट का फ्लो ऐसे लेके देना है हमको, ठीक है? तो जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये हो जाएगा रो, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है तो ये लेंथ का काम करेगा तो एल हो जाएगा, अपॉन एरिया। तो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर ये वाली एरिया होगी। एरिया कितनी है? टी है, ये एल है, तो अपॉन टी इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो गया तो रो बाई टी आएगा। हाँ, एल के इंडिपेंडेंट आएगा, रो बाई टी आ रहा है, एल कैंसिल हो जा रहा है ना, एल कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 में डाउट। 7 में देखो व्हीट स्टोन ब्रिज वाला है। डिस्कशन इतना हो गया कि सारे सवाल हो चुके हैं लगभग में, कुछ कुछ आएंगे वो अलग चीज है, लेकिन जो 10 दिए थे उसमें तो लगभग सब हो ही चुके थे। देख बेटा, इसमें बस डायग्राम थोड़ा सा चेंज करके बना दिया। ये ऐसे है और यहाँ पे इसको ऐसे कर देना, ये ऐसे ले लिया, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी ले लेना। ये बैटरी है, बस एक लाइन में देख लो, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, इतना इश्टू इतना इश्टू इतना, इक्वल टू इतना इश्टू इतना इश्टू इतना, रेशियो सेम है, तो बीच वाले को काट के हटा दो, आ गया आंसर। यहाँ पे देखो ना, ऊपर वाले सभी 2 हैं तो 2:2:2, नीचे वाले सभी हैं 4:4:4, आ गया, हो गया ना? तो क्वेश्चन नंबर था ये 7 के बाद 8, 9, 10 में डाउट है क्या? 10 कौन सा है भाई? 10 भी गैल्वेनोमीटर है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है यार, ध्यान रखना। और इससे बहुत बड़े बड़े सवाल कर चुके हो, डायग्राम नहीं दिया है ना, इसीलिए गड़बड़ हुआ है। देखो गैल्वेनोमीटर है तो यहाँ पे सबसे पहले इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया था, ठीक है? तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आरसी ले लेना, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया। इस आर की जो वैल्यू है ना, ये दे रखा है, कितना है? 4990 है। और यहां से लेके यहां तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वी। करंट होती है आईसी या आईजी जिसको बोलते हो, ये दे रखा है 0.006 है, ठीक है ना? यहाँ पे जो वी आता है ये होता है आईसी इंटू हो जाएगा आर सी प्लस आर। वी कितना दे रखा है चेक करो, रेंज 30 वोल्ट है तो मैक्सिमम 30 है, करंट मैक्सिमम 0.006 है, इंटू हो जाएगा आर सी प्लस आर की वैल्यू है 4990, चेक करना आर 10 आ जाएगा, आरसी की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको अमीटर में कन्वर्ट कर दो, अमीटर में कन्वर्ट करोगे, सबसे बेसिक सवाल है ये, ठीक ना? बस लैंग्वेज के चक्कर में गड़बड़ हुआ होगा। बाकी यहाँ पे अमीटर बनाना है तो सीरीज शंट में आएगा। आरसी की वैल्यू तुम्हें पता है 10 है। यहाँ पे जो मेन करंट है ना, ये कितना दे रखा है? 1.5 है, 0 से 1.5 एम्पियर, ये मैक्सिमम ले लिया।
यहाँ की करंट 0.006 है, यहाँ पे कितनी जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये करंट हो जाएगी 1.5 माइनस 0.006, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का वही यहाँ का, ये हो जाएगा इतना इंटू इतना, यानी 0.006 इंटू R10 है, इक्वल टू यहाँ की करंट इंटू ये रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.006 इंटू RS। सॉल्व करो, RS आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। और क्या दिया था, ग्रेविटेशन के S2 चेक करो भाई, ग्रेविटेशन के S2 के दो सवाल, दोनों सवाल में डाउट है किसी में, एक मिनट, किसमें डाउट है, 8th का बी पार्ट, कौन सा, कोलिजन वाला था क्या, एक मिनट, कोलिजन वाले में डाउट है, कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी आ चुकी है, जब कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी आ चुकी है तो जब दोनों दूर भागेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो ना, जब दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। अच्छा ये बताओ, कोलिजन के जस्ट पहले एनर्जी कंजर्वेशन से V1 V2 आ गया, कोलिजन के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्वेशन से और ई वाले फार्मूले से V1 डैश V2 डैश, यहाँ तक आ चुका है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो, ठीक है। तो कोलिजन के जस्ट बाद पहले वाले का जो मास सेम था, वेलोसिटी आ चुकी है कुछ V1 मान लो, दूसरे वाले का मास चेक किया होगा तो 8m आता है, इसकी वेलोसिटी V2 है। याद करो, तो जब वो चलना शुरू किए थे तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो हमेशा 0 रहेगा, कोलिजन के दौरान भी मोमेंटम 0 था, कोलिजन के बाद भी 0 होगा। तो जब इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0। तो फाइनल जब सेपरेशन मैक्सिमम होगा तो दोनों की वेलोसिटी 0 कर देना, 0 कर देना, ठीक है। और V1 और V2 में, V1 और V2 तो आ चुका है, तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना। तो यहां से करना था, 0 कर दो, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा उसमें एक था, क्वेश्चन नंबर 7 था, अर्थ ईयर वाला, उसमें कोई डाउट है, बाइनरी स्टार वाला हो गया है, कोई डाउट है, वो हो चुका है। और क्या बचा है, रेस बची है, रेस निकालो जरा। अगली क्लास का होमवर्क कभी बोल देता हूँ ताकि क्लास खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म हो जाएगी तो यहाँ भी क्लास खत्म हो जाएगी। अगली क्लास का होमवर्क है जेई एडवांस में, चुप करो, टोटल कितने हैं, 22 हैं, 10 हो चुके हैं, 12 बचे हैं, पूरा कर लेना। तो जेई एडवांस कंप्लीट, और एक रेस कर लेना, रेस नंबर 24, हो जाएगा ना, एक रेस कर लेना, हो जाएगा। टोटल 20-22 सवाल तो हुए, अगर ज्यादा हो रहा हो तो एडवांस को तो कम कर देना, 20 सवाल तो करना ही है ना यार, उससे कम क्या करोगे। तो रेस एडवांस पूरा और एक रेस कर लेना, रेस नंबर 24, पहले रेस नंबर 23 का आंसर लिखो। अच्छा रेस का सोल्यूशन शेयर कर चुका हूँ ना, 23 का आंसर बोल चुका हूँ, कोई नहीं, पता नहीं किस जमाने में बोला था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बोल देता हूँ, आंसर लिख लो फटाफट। रेस नंबर बच्चे कौन से, 23 है ना, रेस नंबर 23, रेस वेस भी सॉल्व करना होता है, याद था ना, कोई नहीं, अब रेस का नंबर लगा तो इसको निपटाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लो बॉम्बे, 2 का आंसर कलकत्ता, 3 का आंसर आगरा, 4 का कलकत्ता, 5 का कलकत्ता, 6 का कलकत्ता, 7 का आगरा, 8 का कलकत्ता, 9th दिल्ली, और 10th का आंसर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में डाउट है क्या, 4 भी देख बेटा, 4 में बस थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो ना, इसके ग्रेविटेशन वाले सब बेसिक सवाल हैं, 4 में पहले ही सिग्मा में कन्वर्ट कर दो तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें क्या करना, इसमें दे रखा है स्फेरिकल सेल है,
तो जो अगर इसका मास m लेते हो, रेडियस r है, तो जो सेंटर या कहीं का पोटेंशियल होगा सरफेस के पोटेंशियल के बराबर आएगा, और इसकी वैल्यू होती है gm/r। अब यहाँ पे एरिया से काम करना है, तो सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया। यहाँ से एरिया को लेफ्ट में ले जाओ तो मास इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया का मतलब होगा 4πr²। ठीक है ना। यहाँ पे मास की वैल्यू पुट कर देना तो हो जाएगा जी, मास हो गया सिग्मा इंटू 4πr²/r। तो जो पोटेंशियल भी आएगा जी है, सिग्मा है, 4πr है। ये जो v है ना सीधे r के प्रोपोर्शनल आ गया, तो v1/v2 इक्वल टू r1/r हो जाएगा ना आपको। अच्छा, एक केस में दिया है कि दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा स्क्वायर बना दिया, हो जाएगा, उसकी रेडियस निकल जाएगी ना। दोनों का मास इक्वेट कर दो भाई, पहले का मास m1 प्लस दूसरे का मास m2 इक्वल टू तीसरे का मास। ये हो जाएगा। दोबारा बताओ, देख पूरा बता देता हूं, यहां तक तो समझ आ गया ना। ठीक है, उसका जो भी आ जाए चेक कर लेना। तो बड़े वाले की रेडियस आ गई, अब वैल्यू मुझे नहीं पता है, 5 आएगी तो ठीक है। तो बड़े वाले की रेडियस अगर उसको लेते हो तो r की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना कि बड़े वाले का पोटेंशियल मान लो v3 है, और पहले वाले की पोटेंशियल का रेशियो निकालना है, तो v r के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे r3/r1 हो जाएगा। v3/v1 क्या होगा, r3/r1 आ गया। v1/v2 क्या होगा, r1/r2 होगा। चेक कर ले, इससे आ रहा है कि नहीं। पूरा ही बताता हूँ, रुक जा रुक जा, नहीं आ रहा है देखो, रुक जा यार रुक जा, इतने में तुम्हें पूरा सोल्यूशन लिख दिया होता, ये समझ में भी आ गया होता। देखो, पहले का पोटेंशियल अपॉन दूसरे का पोटेंशियल इक्वल टू 3/4 लिखा है, ये लिखा है ना। पोटेंशियल आर के प्रोपोर्शनल है, तो मैथ्स में इतना तो समझते हो कि अगर आर के प्रोपोर्शनल है तो v1/v2 का मतलब r1/r2 होगा। तो r1/r2 की वैल्यू आ गई 3/4। तो जो 4r1 है ना, ये आ जाएगा 3r2। एक रिलेशन आ गया। दोनों को जब कंबाइन करोगे तो टोटल मास जो m3 आएगा वो m1 प्लस m2 के बराबर आएगा। मास अभी लिखा था सिग्मा इंटू 4πr², तो r3 का स्क्वायर। ठीक है, m1 की वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगा सिग्मा 4πr1² प्लस हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr2²। यहां से सॉल्व करोगे तो सिग्मा 4π गया, सिग्मा हर जगह का सेम है, r3 हो जाएगा √r1² प्लस r2² हो जाएगा। तुम सॉलिड स्फीयर मान के काम कर रहे हो, हॉलो स्फीयर है, 3/2 टाइम्स नहीं करना। सेंटर का पोटेंशियल भी सरफेस के